दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे दिनांक 12 जनवरी को 11:45 से लेकर के 12:45 के बीच लिए गए मैथ के पेपर की। और हमारी सीरीज के हिसाब से इसका क्रमांक कौन सा है? 10वां है। ठीक है, आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपसे बोल रहा है, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि नाव की चाल को कितना हम मानते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल को हम कितना मानते हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे, अगर नाव की चाल सपोज 10 है, धारा की चाल 2 है, तो अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव को उस धारा की चाल का भी सहारा मिलेगा। मतलब जो कुल चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक घंटे में जो दूरी तय की जाएगी धारा की दिशा में वो होगी 12 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसको विपरीत की बात करें, विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल तो 10 है लेकिन धारा उसका विरोध कर रही है। और कितने से विरोध कर रही है? 2 से विरोध कर रही है। मतलब जो 10 किलोमीटर की चाल है वो घट करके हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के विपरीत वही नाव एक घंटे में कितनी जाएगी? 8 किलोमीटर। ठीक, यही सवाल है। यहां पर अगर हम देखें तो धारा की दिशा में चाल बोलिए या एक घंटे में तय, ये कितनी होती है? x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं धारा के विपरीत चाहे चाल बोलिए चाहे एक घंटे में तय दूरी बोलिए, ये कितनी होगी? x माइनस। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए कि सवाल आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर, धारा की दिशा की बात हो रही है। मतलब बात किसकी हो रही है? x प्लस वाई। दूरी कितनी है? 88 और चाल कितनी है? 11। ठीक है, वो समय कितना है? 11। मतलब ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक इसी तरीके से अगर मैं x माइनस वाई की बात करूं तो ये दूरी है, दूरी बराबर क्या होगा? चाल। यहां पर दूरी कितनी है? 72 और चाल कितनी हो जाएगी? समय कितना है इसका? 12। मतलब ये कितना हो जाएगा? 6। बात समझ रहे हैं? ये मैंने क्या निकाली है? चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। चूंकि आपसे क्या गई है? धारा की चाल। मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटा करके 2 का भाग। ऐसा आपको करना होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर मैं इसको करूं तो 14/2 मतलब नाव की चाल कितनी है? 7। और ये हो जाएगा 2/2 मतलब धारा की चाल कितनी है? 1। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। कितनी चाल हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया था, जबकि वास्तव में आप यहीं से देख करके बता सकते थे। 11 8 88, 12 6 72, 8 और 6, चूंकि धारा के निकालनी थी तो 8 में से 6 गया 2 और उसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाना है। कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? मिश्रण में एक बात आप समझिए। पहली बात तो यह है कि 60 लीटर का मिश्रण है, अगर रेशियो 2:3 है, मतलब अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग देखूं तो मिश्रण कितना है? 2 + 3 = 5। और 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। मतलब दूध कितना है? 36 और पानी कितना है? 24। अब आप मिला क्या रहे हो? पानी मिला रहे हो। अगर आप पानी मिला रहे हो मतलब दूध की जो मात्रा है वो तो बदली नहीं है। और अनुपात अब उसका कितना हो गया है? 1 तो 1 = 24 तो 2 = 48। और पहले कितना था? 24। अभी कितना है? 48। तो उत्तर कितना हो जाएगा? सॉरी, 12 दूनी 3 था। 36, 36 के बाद 12 दूनी 24, 1 = 24, 24 तिहाई 72, 36 से 72 हो रहा है आपका जो मामला है दूध और पानी। 2 3 5 12 60 24 36
24, 24 दूनी 48, 48 में से 36 घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 12 लीटर। कितना उत्तर हो जाएगा? 12 लीटर। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो देखिए, ये है आपका दूध, ये है आपका पानी। अनुपात कितना है? 2:3। मतलब 2 + 3 बराबर कितना होना चाहिए? 60 के। मतलब 5 बराबर कितना? 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस जगह पर जो दूध है वो कितना है? 24 लीटर, और इस जगह पर जो पानी है वो कितना है? 36। ठीक है। अब रेशियो कितना बना रहा है वो? 1:2। मिलाया क्या गया है? पानी मिलाया गया है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये समान होनी चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी है? 24 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 × 2 मतलब कितनी हो जाएगी? 48 लीटर। मतलब इस मिश्रण में 36 लीटर था और इस मिश्रण में कितना हो गया है? 48 लीटर। अब देखिए इन दोनों के बीच का फर्क, मतलब जो मिलाया गया पानी है, मिलाया गया पानी कितना है? 48 हो गया है, 36 पहले था। मतलब जो मिलाया गया पानी है वो कितना है? 12 लीटर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहां पर केवल एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि पानी मिलाया जा रहा है, इसलिए हम बराबर किसको करेंगे? दूध को। अगर दूध मिलाया गया होता तो हम पकड़ते किसको? पानी को। केवल इतना ही मामला है बस। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती। मैंने आप लोगों को बताया था, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, तो चतुर्थानुपाती बराबर होता है BC/A। मतलब 48 × 90 और बटे कितना है? 36। 12 त्याई 36, 12 चौके 48, 3 त्रिकाई 9 30। मतलब उत्तर हो जाएगा 4 × 30 बराबर कितना हो जाएगा? 120। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है BC/A। तृतीयानुपाती जब पूछता है तो केवल ए और बी देता है, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है B²/A। और मध्यानुपाती जब पूछता है तो उसमें भी 2 ही डिजिट देता है, तो वहां पर फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए अगला सवाल हमसे कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाले और हारने वालों के बीच जो मतों का अंतर है वो 4340 है। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध है। मतलब वोटर लिस्ट में जितने नाम थे सभी लोगों ने वोट डाले हैं और जितने वोट डले हैं वो सारे के सारे वैध हैं। तो यहां पर जो कुल मत हम लेते हैं, कुल मत हमेशा कितने होते हैं? 100%। यहां पर जो कैंडिडेट जीता है उसको कितना मिला है? 64%। तो हारे वाले को कितना मिलेगा? अब देख लीजिए आप, कितना मिला है? 64। 100 में से 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 36। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो मुझे दिख रहा है 28%, और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 4340। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? कुल मतों की संख्या। मतलब सवाल में 28% की वैल्यू देकर के 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये कितना हो गया? 28% बराबर है 4340, तो 100% बराबर हो जाएगा 4340 बटे 28 × 100। 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 एकम 14, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 155। और 155 में 2 जीरो का गुणा हो जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा? 15,500। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। सवाल में कुछ भी नहीं था। चाहे सवाल में ये कहा जाए कि इतने मत पाकर के इतने मतों से जीत गया, चाहे सवाल में ये कहा जाए कि इतने मत पाकर के इतने मतों से निर्वाचित हुआ, बात वही है। मूल मतलब ये है जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर है। चूंकि यहाँ पर अवैध मत भी नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर यह भी नहीं दिया गया है कि कितने मत नहीं पड़े, तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा है, भिन्नों का HCF पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि भिन्नों का जो HCF है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंश का HCF बटे हरों LCM। ठीक है, अब देखिए भिन्न कौन कौन सी है आपकी, 4/5 है, फिर 8/15 है, और फिर 2/35। अब यहाँ आपको निकालना क्या होगा, अंश कौन कौन से हैं, 4, 8 और 2, मतलब 4, 8 और 2 का आपको HCF निकालना है, और 5, 15 और 35 का आपको LCM निकालना है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि HCF में हमारा फोकस हमेशा किस पर होता है, छोटी संख्या पर। छोटी संख्या कौन सी है, 2, 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, मतलब इसका HCF तो 2 ही होगा। ठीक है, LCM के लिए हमारा फोकस किस पर होता है, बड़ी संख्या पर, और बड़ी संख्या कौन सी है, 35 है। 35 है तो ये कितना है, 5 × 7। अब आप देखिए 5 × 15, इसको तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। अब 15 बनाना है, 5 आपके पास है, 15 बनाने के लिए मुझे और किसकी जरूरत है, 3 की। तो 5 × 15, 15 और 7 105, यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल LCM और HCF आपको पता होनी चाहिए। अगर मुझे भिन्नों का LCM निकालना हो तो अंशों का LCM, हरों का HCF। अगर HCF निकालना है तो अंशों का HCF और हरों का LCM। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य आपका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब 100 से कितना है ये, 125। मतलब क्रय मूल्य अगर उसका 100 रुपए था तो दुकानदार ने उस पर 125 रुपए लिख दिया। अब सवाल में वो बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है इस पर 10 का लाभ उसको चाहिए, मतलब उसको चाहिए कितना है, 110 रुपए। सामान खरीदा गया है 100 में, उस पर लिख दिया गया है 125 रुपए। दुकानदार उसको 110 रुपए में बेचना चाह रहा है, मतलब उसको लाभ कितने का चाहिए है, 10 का। तो आप खुद देखिए कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, मतलब वो 15 रुपए की छूट देना चाहता है। 15 रुपए की छूट किस पर देना चाहता है, 125 पर। छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो छूट का जो प्रतिशत है वो पर होता है छूट बटे अंकित मूल्य गुणे कितना, 100। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो देख लीजिए छूट कितनी चाहिए, दे रहा वो 15 की, 125 पर गुणे 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 तिहाई 15, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 12%। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल आपको जो ध्यान देने की चीज थी वो ये थी कि क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, और वो विक्रय मूल्य कितना चाहता है। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए उसने आपको दे दिया था कि उसको लाभ कितने का चाहिए है, 10% का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, ए 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की एक संख्या लिखी हुई है 32054, 11 से विभाजित है। इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सारे अंकों को अगर बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए, देन द न्यू नंबर विच इज फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय, तो जो नया संख्या बनेगी वह किससे विभाजित हो। सवाल में आपको एक 5 अंकों की एक संख्या दी गई है। सवाल में आपको ये बोल रहा है कि जो संख्या लिखी हुई है अगर उसमें लिखे गए अंकों को बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह संख्या किससे विभाजित होगी। सवाल में आपको क्या बोल रहा है, देखिए इसका उत्तर तो सीधा सीधा, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 5। बढ़ते क्रम में लिखेंगे मतलब 5 किस में आएगा, लास्ट में, और जिसका इकाई अंक 5 या 0 है वह 5 से विभाजित होता है, मतलब उत्तर हो जाएगा इसका 4। मैं आपको बता देता हूं कैसे, देखिए 320 अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 0 को तो लिख नहीं सकते, तो 2 को लिखेंगे, फिर 2 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब इसका जो इकाई अंक है ये कितना है, 5 है। देखिए 3 से तो कट नहीं रही, 5 4 9 3 12 और 2 14, अंकों का योग नहीं है। ठीक है, 11 से डिविजिबल नहीं क्योंकि 5 3 8, सॉरी 2 3
5, 5 5 10 और ये 4 ही है, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 से भी नहीं कटेगी। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि इकाई का अंक कितना है 5, तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक अगर 5 या 0 होता है तो वह संख्या सदैव 5 से विभाजित होती है। मतलब ये संख्या किससे कटेगी? 5 से। वास्तव में इस सवाल को लगाने की भी जरूरत नहीं थी, पढ़ करके ही केवल इस सवाल को किया जा सकता था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी, ठीक है। इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाए और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा पहले आयत की लंबाई। इसको मैं पहले अगर डायरेक्ट बताऊं, देखिए सवाल में जो आपको कह रहा है वो ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, ये आयत है। सवाल में इसको बोल रहा है कि अगर ये 3 है तो ये कितनी है 1, इस पर 7 घटाया गया है और इस पर 7 जोड़ा गया। सवाल आपका ये देखिए। अब अगर मैं देखूं तो x अगर मानूंगा तो 7x और ये कितना हो जाएगा 21x, मतलब 21 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा 14, 7 सता 49, मतलब ये कितना हो जाएगा ऋण 49। उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा ये धन 49, कितनी बढ़ रही है 21। मतलब अगर देखा जाए तो 14 7 त्रिक 21 7 एकम 7, 14 बराबर कितना है 70, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 5, 3 की वैल्यू कितनी जाएगी 15। ये है आपका उत्तर। अगर इसको मैं लगाने की बात करूं तो देखिए मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है, इसको मान लीजिए मैं 3x मान लेता हूं, इसको मान लीजिए x मान लेता हूं। इसका जो क्षेत्रफल है और इसमें ये 7 घटा दिया और इसमें 7 जोड़ दिया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 3x माइनस 7 गुणे 7 सॉरी x धन 7, ये बाद वाले का क्षेत्रफल है। इसका अंतर मतलब पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा और बराबर कितना है ये दिया हुआ है सवाल। देखिए अब गुणा करेंगे 3x में 3x का तो 3x स्क्वायर, 3x में इसका तो प्लस 21x, इसका करेंगे तो माइनस 7x, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद इसका करेंगे तो 7 सता 49 माइनस 3x स्क्वायर बराबर कितना है 49। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 21x में 7x घटेगा तो कितना 14x और ये कितना हो जाएगा सॉरी ये 49 नहीं है, ये कितना हो जाएगा ये 21 प्लस 49 बराबर कितना है 70, तो x बराबर 70 बटे 14 मतलब कितना हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका सवाल। अब अगर डायरेक्ट लगाना होता तो मैं क्या करता, मैं केवल ये करता कि मुझे ये पता है कि 3x और x मिलके 3x स्क्वायर है, वो उसको कैंसिल कर देगा। तो मैं क्या करूंगा 7 त्रिक 21 7 एकम 7, 21x में 7x घटा दिया 14x आ गया, 7 सता 49 माइनस 49 है उस तरफ जाएगा तो प्लस 49 हो जाएगा, 21 और 49 जोड़ के हो गया 70, मतलब 14 की वैल्यू 70 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर होगी और यही आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, धनराशि ₹P उधार ली गई, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया, प्रत्येक की धनराशि 35,280 है, मतलब ईएमआई जो किस्त है वो 35,280 रुपए की है। ब्याज की दर कितनी है 5%, ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाए तो। इंस्टॉलमेंट के सवालों में होता क्या, पहले तो आप ये देखिए दर कितनी 5% है, मतलब मामला कितने का है 1/20 का, मतलब पहले साल 20 से उसको कितना चुकाना पड़ेगा 21 और दूसरे साल मामला हो जाएगा 20 का स्क्वायर से कितने का स्क्वायर, ये है पूरा मामला। मतलब कितना हो रहा है ये 400 से कितना हो जाएगा ये 441। अब देखिए किस्त हमेशा बराबर होती है, किस्त ये है, किस्त ये है। अब ये 441 है तो इसको भी 441 बनाना पड़ेगा, 441 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 21 का, और अगर 21 का गुणा मैं यहाँ पे करूंगा तो 21 का यहाँ पे भी करूंगा, मतलब यहाँ पर 21 का कर दिया तो ये भी कितनी हो गई 441 और यहाँ पर 21 का कर दिया तो ये कितनी हो गई 420। ये है मामला, मतलब पहले साल 420 रुपए पर उसने चुकता
किए 441, फिर बचे हुए 400 पर उसने चुकता किए कितने 441। चूंकि दो समान मासिक किस्तों पर, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है मूल। मूलधन कितना हो गया 800, ये कहलाता है मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया 882 रुपया, और ये कहलाती है, ये है पूरा मामला। 3 साल का होता तो मैं इसको 20 की घाते 3, 21 की घाते 3। अब आपको सवाल में कोई एक डाटा देकर के बाकी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। किस तरह के मिश्रधन पूछा जा सकता है, किस तरह के मूलधन पूछा जा सकता है, मूलधन दे के मिश्रधन पूछा जा सकता है, कुछ भी। अब यहां आप खुद एक चीज देखिए, सवाल में आपको बोल रहा है ब्याज का संयोजन, आपको कौन सी क्या दी हुई है, किस्त दी हुई है, कितनी दी हुई है 441 बराबर है 35,280 रुपए। ठीक है, 21 से ही कटेगा, 21 21 एकम 21 14 142 142 142 कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 142 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 कम 6 126, 16 आ जाएगा 168, और 21 से आप इसको काट लोगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। मतलब एक की वैल्यू 80 है तो यहां पर आप 80 का गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 अठाई 64 और 1 65, 65,600 रुपए मूलधन इसका ये है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहां पर जो समझने वाली बात है वो केवल यही है कि किस्त चूंकि बराबर होती है, जब भी किस्त का मामला हो, यहां पर 2 का मामला था तो हमने स्क्वायर तक गए, अगर ये 3 का मामला होता तो हम इसको क्यूब तक ले जाते, 4 साल का मामला होता तो हम इसको 4 गुना कर देते, 4 बार लेके जाते, मतलब 20 की घाते 4 और 21 की घाते 4 तक। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में, कपिल और पीहू मिलकर 60 दिनों में, कपिल प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल ये कई बार आ चुका है। सवाल आपको बोल रहा है कपिल और प्रकाश मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं 45, फिर क्या बोल रहा है प्रकाश और पीहू ये मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं 60, कपिल और पीहू, कपिल और पीहू ये भी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि अगर टाइम दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक का तो हम क्या निकालते हैं वर्क, क्या निकाल लेते हैं वर्क, और वर्क क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, 15 तिया 45 15 चौके 60, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, 15 तिया 45 15 चौके 60 मतलब 15 गुणे 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा ये 180। तो इफिशियंसी 45 चाहिए तो ये 4, 60 में से भाग दोगे 3 और ये 3। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो आप देखिए कपिल कितनी बार आएगा 2 बार, प्रकाश भी कितनी बार आएगा 2 बार, और पीहू भी कितनी बार आ जाएगी 2 बार। मतलब जो आपको इफिशियंसी मिलेगी वो मिलेगी 2 कपिल प्रकाश और पीहू की। तो ये कितनी मिल जाएगी 4 3 7 3 10। तो केवल एक की मैं अगर बात करूंगा तो केवल एक की कितनी हो जाएगी 10/2, मतलब कितनी हो जाएगी 5। तो दिन कितने हो जाएंगे, दिन बराबर हो जाएंगे 180/5, तो 5 तिहाई 15 3 त्रिकाई 9 9 चौके 36 दिन, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां पर इस तरह के भी कई सवाल आ चुके हैं। अगर आप लोग लगातार हमारी सीरीज को वॉच कर रहे हैं तो शायद ये चौथा या 5वां सवाल इस टाइप का है 10 पेपरों में। केवल इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे चूंकि डबल, अगर एक कपिल एक प्रकाश एक पीहू होता तो हम सीधे सीधे जोड़ करके कपिल प्रकाश पीहू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 2 बार कपिल आ रहा है, 2 बार प्रकाश आ रहा है, 2 बार पीहू आ रहा है, तो जो क्षमता जुड़ रही है अगर इन तीनों की क्षमता हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी इसकी आधी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 6 सम संख्याओं का, सीधे सीधे फॉर्मूले का सवाल है। पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत में टोटल डिटेल में लिखे दे रहा हूं, कितना होता है n+1/2। प्रथम n सम का औसत कितना होता है n+1।
प्रथम n विषम का कितना होता है 1n। और योग हो, अगर योग कर रहा है तो सभी में आप n का गुणा कर दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब देखिए आपसे पूछ रहा है प्रथम 6 सम संख्याओं का, मतलब इसकी बात कर रहा है। कितनी है, n की वैल्यू है 6, 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, और यही आपके सवाल का जवाब है। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। सीधा फॉर्मूले का सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, सीधे आप फॉर्मूले में रखिए, n की वैल्यू उसने दे रखी है, प्लस वन करके वही आपका उत्तर है। तीनों के फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, तो 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाए। यहां मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, m1d1h1 अपॉन w1 बराबर होता है m2d2h2 अपॉन w2। यहां देखिए आदमियों की संख्या, मेन की संख्या कितनी है 30 है, दिनों की संख्या तो दिया नहीं है, घंटे की संख्या कितनी है 10 है, और काम कितना हो रहा है 50। ठीक है, 10 आदमी काम छोड़ के चले गए, 30 में से 10 चले गए, तो अब मेन कितने बचे 20। कितने घंटे में काम करवाना है 15 घंटे में, इसकी वैल्यू आपसे पूछी, केवल इतना सा सवाल है। अब देखिए काट लीजिए इसको, 15 दूनी 30, 10 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये वाला फॉर्मूला मुझे लगता है सारे लोगों को पता होगा। m फॉर आदमियों की संख्या, d फॉर दिनों की संख्या, h फॉर घंटों की संख्या, दिन इसमें दिया ही नहीं है, और w फॉर मतलब जो वो काम कर रहे हैं। कई बार इसमें काम पूछ दिया जाता है, एक नाली खोदनी जिसमें लंबाई भी दी गई है, चौड़ाई भी दी गई है, ऊंचाई भी, तो वहां पर काम क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता का मतलब होता है, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, क्षमता मतलब वो बात किसकी कर रहा है, आयतन की। क्षमता इतनी है, आधार का व्यास, व्यास मतलब ये किसकी बात हो रही है, डी की, कि डी बराबर 8 है, तो आर बराबर इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा 4। तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है। ठीक है, अब देखिए बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 22/7, आर आपको 7 गुणे 7, एच की वैल्यू निकालनी है, और आयतन कितना दिया हुआ है 5632। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी 4 था ये, व्यास कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए h बराबर कितना हो जाएगा, पूरा ही उधर ले जाओ, 5632 गुणे 4 सॉरी गुणे 7/4 गुणे 4 गुणे 22। देखिए 14 चौके 56, 4 8 32, फिर 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 2 से कट जाएगा 22, 22 से कम 22, 13 बचेगा, 22 छक्का 132, मतलब कितना बचा 16 गुणे 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 112। आपका ऑप्शन नंबर 2। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले में रखिए। ठीक है, आर की वैल्यू आपको दे दी गई है, आयतन टोटल आपको दिया गया है, गहराई पूछे या ऊंचाई पूछे, शायद इसमें गहराई लिखा हुआ था, गहराई, गहराई का मतलब क्या होता है ऊंचाई, ये बात याद रखिए। ऊपर से नाचेंगे तो नापेंगे तो गहराई कहलाएगी, नीचे से नापेंगे तो ऊंचाई कहलाएगी, दोनों ही चीजें समान है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल, एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी, एमआरपी का मतलब वही होता है एमपी, अंकित मूल्य, एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है, उस वस्तु पर दी गई छूट कितनी। देखिए एमपी कितना है इसका 28,500 रुपये। ठीक है, ये एमपी है, और एसपी कितना है इसका, एसपी है 27,645 रुपए। तो जो छूट दी गई है वो छूट कितनी है, इन दोनों का अंतर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 चला गया 5, 14 में से 6 चला गया 8, 7 में से 7 चला गया 0, मतलब कितनी की छूट मिली है उसको, तो छूट का जो प्रतिशत है, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे अंकित मूल्य और गुणे कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 855 बटे कितना दिया है
28,500, एक दो एक दो, इससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 पचम 25, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 एकम 5, 19 तिया 57, 19 नैया 171, 3 त्रिकाई 9, उत्तर कितना आ जाएगा 3%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल में कुछ भी नहीं था, एक सवाल अभी आप कर ही चुके हो, 125 वाला था जिसमें छूट दे करके वो विक्रय मूल्य दे रहा था, विक्रय मूल्य में उसको 10% का लाभ चाहिए था, मतलब सामान कितने का हो गया था 110 का। बात करते हैं अगले सवाल की। सुमन 40 किलो गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलो गेहूं 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर के ये 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। अब देखिए इसका जो सीपी है, सीपी कितना है, सीपी कितना है 5% का लाभ का मतलब कितना होता है 105%। ये ध्यान रखिएगा। देखिए 40 किलो उसने खरीदा 12.5 की दर से और प्लस 30 किलो उसने खरीदा 14 रुपए की दर से। ये क्या है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब बटे 100, उसको चाहिए कितना है 5% का लाभ, मतलब कितना हो गया ये 105। ठीक है, सीपी को हमेशा कितना लेते हैं हम, हमेशा 100%। और एसपी आपका कितना है, लाभ आपको 5 का चाहिए, तो ये कितना है 105। अब देखिए ये 0 से ये दशमलव कट जाएगा, 125 चौके कितना होता है 500 और 14 तिरिक 42 ये कितना होता है 420 बटे ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 20 बटे 20 गुणे कितना है 21, ये कितना हो जाएगा 920 बटे 20 गुणे 21, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 21 छक्का 126 और 21 चौक 84, 84 2 86, 86 और 10 96। ठीक है, विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा 966। अब इस 966 रुपए में बंदे को कितने किलो बेचना है, चूंकि प्रति किलो का पूछा हुआ है, यहां उसने कितने किलो खरीदा है 70 किलो। तो अब अगर इसको आप हल करेंगे तो ये 0 हटेगा तो ये आ जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 कम 7 2, 7 तरीके 21, 7 अठे 56, उत्तर हो जाएगा 13.8 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहां ध्यान दीजिएगा 966 कुल विक्रय मूल्य, मतलब सामान टोटल उसने खरीदा कितने में है 920 में, बेचा कितने में है 966 में, लेकिन प्रति किलो पूछ रहा है, तो प्रति किलो उसने टोटल कितने किलो खरीदा, पहले उसने खरीदा था 40 किलो, बाद में उसने खरीदा 30 किलो, मतलब 966 रुपए में वो कितने किलो बेच रहा है 70 किलो बेच रहा है, मतलब 1 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी 13 रुपया 80 पैसा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लंबाई नहीं दी गई है और वो उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं, समान दिशा में दौड़ते हैं मतलब चाल क्या हो जाएगी घट जाएगी। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वो 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वह 43वीं बार मिलते हैं। 31 और 43 मतलब कितनी बार मिल गए 12 बार। तेज चलने वाले लड़के की चाल और धीमी चलने वाले लड़के की चाल का अनुपात कितना है n अनुपात 1, जहां n एक प्राकृत संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं। काफी खूबसूरत सवाल। अभी तक के 10 पेपरों में पिछले पेपर में एक सवाल यहां का आया था, 1800 मीटर था शायद समथिंग, और उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जैसे मान लीजिए कि अगर टोटल जो वृत्ताकार पथ है वो कितने का हो 600 मीटर का, दो लोग अगर दौड़ रहे हो, मान लीजिए एक की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो एक बार वो विपरीत दिशा में दौड़े और एक बार अगर वो समान दिशा में दौड़े, तो हम करते क्या थे इसमें 600 बटे 10, 600 बटे 15, इसका मैं क्या निकाल लेता था एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 40, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं विपरीत दिशा की, तो विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा 600 10 प्लस 15, तो 600 बटे 25 आ जाएगा ये 24, मतलब ये टोटल कितना हो गया 24। तो ये कितनी बार मिलेंगे 120 बटे 24, मतलब कितनी बार मिलेंगे ये 5 बार। अगर यही दिशा समान दिशा होती
तो समान दिशा होती तो क्या हो जाता, 600 बटे 15 माइनस 10, मतलब 600 बटे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो इसका उत्तर कितना हो जाता है 120 बटे 120, मतलब कितना आ जाता है। इसमें मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, वो ये बताया था कि दोनों चालों का आप अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कितना हो जाएगा 2 और 3। अगर विपरीत है तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5। अगर समान है घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1। और देख लीजिए आंसर कितना है 5 और 1। मतलब इतनी सारी चीजों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सवाल को आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पर्टिकुलर इस सवाल की। यहां ध्यान दीजिएगा, दूरी कितनी थी 600 मीटर, एक धावक की चाल थी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे धावक की चाल थी 15 मीटर पर सेकंड। वो एक बिंदु से वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए जो इस पर्टिकुलर सवाल की बात है, इस पर्टिकुलर सवाल में क्या है देखिए, 31वीं और कौन सी 43वीं। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 12 का। मतलब वो टोटल कितनी बार मिले हैं 12 बार। टोटल कितनी बार मिले हैं 12 बार। चालों का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है n अनुपात 1। मतलब n-1 जो है, आप चूंकि दिशा कौन सी है समान है, अगर समान है तो घटाना है, ये किसके लिए है समान के लिए। और अगर विपरीत होती तो मैं क्या करता n+1, ये विपरीत के लिए हो जाती, ये विपरीत के लिए हो जाती, वो समान के लिए। n-1 की जो वैल्यू है वो 12 को कट करनी चाहिए। अब n एक प्राकृत संख्या, अब आपको यहां पे ऑप्शन लेना पड़ेगा। देखिए 3 है, तो अगर मैं 3 से 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 12 को कट कर देगा। क्यों 2 छक्के 12, मतलब ये वाला हो सकता है। 6 की अगर मैं बात करूं, 6 माइनस 1 बराबर कितना है 5, और 5 12 को कट नहीं करेगा, मतलब ये नहीं हो सकता। 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 माइनस 1 4, और 4 12 को कट कर देगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 माइनस 1 कितना है 3, और ये भी 12 को कट कर देगा। 3 चौके 12, मतलब आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। एक सवाल पिछले वीडियो में भी आ चुका है, एक सवाल अभी मैंने उठाया। पिछले वाले में दूरी कितनी थी, वृत्ताकार पथ की जो परिधि थी या दूरी थी वो थी 1800 मीटर, और चाल थी शायद 9-6 ऐसा कुछ था। इस बार अपन ने क्या लिया 600 मीटर, चाल कितनी ली 10 और 15। दिशा समान है कि विपरीत है, समान है तो जोड़ना है, विपरीत है विपरीत है तो जोड़ना है, समान है तो घटाना है। इस वाले सवाल में उसने ये पूछा हो कि इसमें से कौन सा उत्तर नहीं हो सकता, मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी नहीं हो सकती। अगर ये 12 बार मिल रहे हैं तो दोनों का जो अंतर है वो 12 को कट करना चाहिए। लेकिन यहां पर 6 वाले मामले में 6 में से 1 घटा रहे तो कितना आ रहा है 5, और 5 12 को कट नहीं करता, इसलिए यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि गणना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 400। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर 2 वर्ष या 3 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर की बात की जाए, और उसमें 3 चीजें रहती हैं, अंतर, मूलधन और दर। 3 में से अगर 2 चीजें दी गई हैं तो फॉर्मूले का इस्तेमाल। ठीक है, 2 वर्ष के लिए सभी को पता है कि 2 वर्ष का जो फॉर्मूला है वो कितना है, x बराबर PR² अपॉन 100²। अगर यही मामला 3 वर्ष के लिए रहे तो x बराबर PR² 300 प्लस r अपॉन 100⁻3। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको अंतर दिया गया है और दर भी दी गई है, मतलब आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। 2 साल की बात हो रही है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। अंतर कितना दिया गया है 464। p की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू है 10 का स्क्वायर, और ये कितना है 100। ठीक है, अब आप देख लीजिए p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 464 गुणे 100 गुणे 100 और बटे 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, मतलब उत्तर हो जाएगा 46,400 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां पर सवाल को लगाने के लिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 10% का मतलब कितना होता है 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब 10 से 11। ठीक है, और यहां पर देखिए आप 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, मतलब 100 से
121। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 21। और ये कितना है? साधारण ब्याज कितनी होती? 20। इन दोनों को घटा देते, एक एक की वैल्यू देकर के आपसे 100 की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन ये तरीका जिसकी थोड़ी सी एसआई सीआई में कमांड हो, मैं आपको यही सलाह दूंगा, जिसकी एसआई सीआई में थोड़ी सी कमांड है वो तो इस सवाल को देख के ही कर सकता है कि 10 दूनी 20, एसआई कितनी है? 20 है, और सीआई 20 तो रहेगी ही रहेगी, 10 का 10% और मतलब कितनी हो जाएगी? 21। दोनों के बीच का अंतर 1%। 1% की वैल्यू दी है 464, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो 46,400 रुपए। ठीक है, और इससे लगाएंगे तो ये वाला तो है ही। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल, शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता है, मरम्मत पर 1,000 खर्चा कर देता है, 15,000 रुपए में बेचता है, तो लाभ। देखिए अब इसका जो सीपी है, सीपी कितना हो जाएगा? 12,000 में तो बेचारे ने खरीदा ही, 1,000 उस पर और खर्चा कर दिया, मतलब उसका सीपी कितना हो गया? 13,000। इसका जो एसपी है, एसपी कितना दिया हुआ है? 15,000। तो जो लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा? 15,000 माइनस 13,000 बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। ठीक है, तो जो लाभ प्रतिशत होता है वो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 2,000 बटे कितना है क्रय मूल्य? 13,000 और गुणे कितना? 100। 3 जीरो इसके, 3 जीरो इसके, मतलब 200 बटे 13 दिया है। नहीं, अच्छा इसको काटा हुआ है, 13 कम 13 7 70 70 70, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 5 लगभग 15.4%। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, 15 सही 5 बटे 13। बात वही है, 5 बच रहा था, हमने 15.4 निकाल दिया, 5 बटे 15 सही 5 बटे 13। अगर आप उसको सही बटे में निकालेंगे तो 15 सही 5 बटे 13 ही आएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी सामान अगर खरीदा गया है, बेचने के पहले उस पर जो भी खर्चा होगा, पैकिंग का हो, लोडिंग का हो, मरम्मत का हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का हो, ये सारी की सारे जो मद है वो सबके सब क्रय मूल्य में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो लाभ वो तभी माना जाता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाए, और क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के बीच में जो भी खर्चा हुआ वो, और प्लस वास्तव में जितने में सामान खरीदा गया वो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 15। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 13। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 17। ठीक है, सवाल को अगर डायरेक्ट हम करें, टोटल औसत कितना दिया गया है? 15। फिर कितना दिया गया है? 13। मतलब 13 माइनस 15 कितना हो जाएगा? ऋण 2। 5 संख्याओं का मामला है, मतलब यहां से मामला निकल के आ रहा है ऋण 10। फिर कितना है? 17, मतलब 17 माइनस 15 ये कितना है? 2। 2 गुणे 5 बराबर 10। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0, मतलब औसत में कोई चेंज नहीं होगा। उत्तर कितना है? 15। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से लगाने में जाएं तो 9 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 9 गुणे 15, 15 नहीं है 135। ठीक है, प्रथम 5 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 5 गुणे 13, मतलब ये कितना हो जाएगा? 65। अंतिम 5 इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 17, मतलब ये हो जाएगा 85। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कितना हो गया? 10 संख्याओं का जो योग है वो आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 150। यहां 10 संख्याएं, यहां 9 संख्याएं, एक संख्या बढ़ गई है, मतलब जो बीच वाली संख्या है उसका मान कितना है? 15। ठीक है, यही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा, भी आगे भी हो सकता है इस तरह के सवाल मिले, लेकिन इसके अलावा भी मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट में एवरेज पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, परसेंटेज पूरा का पूरा है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा है। ठीक है, इवन रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर भी पूरा का पूरा है। और इसमें न केवल सवाल है बल्कि एसएससी प्रीवियस ईयर में सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल में जो पूछे गए क्वेश्चन है, सीजीएल में प्री और मेंस दोनों के मिला करके वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नजर आती है तो वो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन वीडियोस को देखने के बाद उस टॉपिक से जो आपका डर है वो पूरे तरीके से निकल जाएगा। 20
दो सवाल कैसे है भाई? दोस्तों, इसी सवाल के साथ आज का ये जो हमारा पेपर है ये खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से आपको सभी चीजों को डीप में विथ एग्जांपल समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ आपकी जो ज्ञान है उसको बढ़ाने का काम करेगा। मेरा यह विचार कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।